हर मुश्किलों से टकराएंगे, हर मुश्किलों से टकराएंगे और जो हमारा है उसे पाएंगे। जहाँ कुछ लोग मेरी हार चाहते हैं, देखना एक दिन जरूर जीत कर आएंगे। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को। वो क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, केवल कुछ ही दिन रह गया है। कैलेंडर में गिन करके रख लीजिए, ऐसे अपने कैलेंडर में राउंड राउंड करके सर्कल को बना लीजिए। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, न जाने कब वो 24 फरवरी आ जाएगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही 24 फरवरी आ जाएगी और आप लोग को फिर बोर्ड एग्जाम देना पड़ जाएगा। और उस 24 फरवरी को आप लोग के किस चीज का एग्जाम है? वो है आपके हिंदी सब्जेक्ट का, आपके हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो उसी हिंदी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ 5 अति महत्वपूर्ण निबंधों को, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोल लो, चाहे तो वेरी IMP बोल लो, और लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 में पेपर नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। फिर 22, 23, 24 और इसके आगे पता है ये जो खाली स्थान है ना, इसमें 25 भी लग जाएगा जल्द ही, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और ये निबंध जो होता है हमारा, ये पूरे के पूरे 9 अंकों का निर्धारण करता है आपके लिए। और 9 अंक कोई छोटे अंक तो नहीं होते, 9 अंक तो बहुत बड़ा है ना। अगर आपको केवल पास होना है तो 23 अंक पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होते हैं, और यहाँ पर तो ये 9 अंकों का है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोग के लिए 5 महत्वपूर्ण निबंधों को लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वो कौन कौन से निबंध है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले ही लिख करके रखा है, सबसे पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है यार। सबसे पहला कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध। पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जो निबंध है वो लगातार आता है। अगर विश्वास नहीं होता तो किसी भी सेट का हिंदी का पेपर उठा करके देख लो, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। आप जब अपने हिंदी का पेपर उठा करके देखोगे तो उसमें आपको ये प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए जरूर आया हुआ है। हालांकि इस निबंध के और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण को आप लोग को पर्यावरण के ऊपर लिखने के लिए दे देगा, प्रदूषण के ऊपर लिखने के लिए दे देगा, प्रदूषण केवल दे सकता है, प्रदूषण से हानियां लाभ ऐसे करके दे सकता है, लेकिन लिखना उसमें आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ही रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को इन सारे निबंधों के नाम बता देती हूँ, इसके बाद हम एक एक करके इन सारे निबंधों को देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। इसके बाद सेकेंड वाला क्या है? स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। अब आपको पता ही है कि जनसंख्या हमारी लगभग 150 करोड़ों के आसपास होने वाली है, और तो इससे या फिर हो भी गई होगी। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है। लोग बढ़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है यार, स्वच्छता का तो नामो निशान ही नहीं है। तो स्वच्छता के ऊपर भी पूछा जा सकता है, आपको स्वच्छता के ऊपर भी पढ़ लेना है। इसके बाद तीसरा है वन संरक्षण के ऊपर। पेड़ों के बारे में भी आपको पता होगा, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें वनों की कमी होती जा रही है। जमीन उतने ही है लेकिन व्यक्ति बढ़ जा रहे हैं, तो वो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? तो उन्हीं सारे जहाँ पर पेड़ है उसे काट करके वो अपना घर बना ले रहे हैं। तो इसीलिए वन संरक्षण के ऊपर निबंध पूछा जा सकता है। देखो निबंध कहाँ से लिया जाता है, कौन सा पूछा जाता है। जैसे कि जो समस्याएं हमारी चल रही होती हैं, ये समस्या हमारी सारी चल रही हैं, तो निबंध इसीलिए दिया जाएगा ताकि बच्चे उसके
बारे में जागरूक हो सके, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स है तो इन्हीं के ऊपर निबंध दिया जाएगा। फिर हम चौथे की तरफ पढ़े तो ये है महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध। महिलाओं का शिक्षित होना, महिलाओं का विकास होना, महिलाओं को आगे जाना कितना जरूरी है, इन्हीं सब के ऊपर आधारित है हमारे महिला सशक्तिकरण का टॉपिक, महिला सशक्तिकरण का निबंध, जो कि आप लोग को दिलाएगा पूरे 9 अंक। इसके बाद अगला 5वें नंबर का हमारा क्या है, क्योंकि मैंने 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध को लेकर के रखा है तो 4 तो ये हो गए। 5वां क्या होगा, 5वां है स्वास्थ्य के ऊपर निबंध। जनसंख्या बढ़ रही है, आप लोग को पता ही है कि लोग कैसा कैसा खाना खा रहे हैं। आज लोगों को मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा पसंद है। इन सारे जंक फूड के चक्कर में उनका स्वास्थ्य कितना ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो इसी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य पर भी निबंध दिया जा सकता है। तो इन 5 निबंधों को हमने तो नाम इसका देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके सारे के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसके बाद हम एक एक करके सारे निबंधों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा है पर्यावरण प्रदूषण, हम इसके ऊपर सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था कि हम सारे ही निबंधों को देख लेंगे। तो सबसे पहला वाला ये जो हमारा है पर्यावरण प्रदूषण का निबंध, मैं पूरा लिख करके आप लोग को नहीं बताऊंगी। पता है आप लोगों की आप लोग के पास समय की बहुत कमी है और केवल हिंदी को ही तो पढ़ना है नहीं, और सारे विषय को भी तो पढ़ना है। ऐसे में आप लोग को केवल स्टडी हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, यानी कि हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले स्मार्ट स्टडी कैसे होगी वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। हम देखेंगे इसमें संकेत बिंदुओं को। देखो जो कोई आंसर होता है ना, वो पूरा आंसर नहीं होता, उसमें केवल कुछ पॉइंट, कुछ चीजें होती हैं जो कि उस आंसर की होती हैं। अगर आपने उस वर्ड को उसमें लिख दिया तब आप लोग को पूरे नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि हम इसमें संकेत बिंदु की बात करें तो अगर आप लोग को ये सारे हेडिंग्स याद हैं, अगर आप लोग को ये सारे पांचों सारे निबंधों में मैं आप लोग को 5-5 हेडिंग्स ही बताने वाली हूँ। अगर आप लोग को 5 हेडिंग याद है तो इसके अंदर बना करके नहीं लिख लोगे क्या? निबंधों को कभी भी याद नहीं किया जाता, केवल हेडिंग याद किए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर आप बना करके लिख लोगे। और राज की बात बताओ, जो एग्जामिनर होता है ना, वो एक एक लाइन पढ़ करके आपकी कॉपी चेक नहीं करता, वो केवल इसी हेडिंग को देखता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर हेडिंग देखेगा कि आपने उसमें कुछ लिखा है ब्लू पेन से, उसके बाद वो ऐसे चेक करके आप लोग को ऐसे 9 में से 9 अंक पूरे दे करके चला जाएगा। कितना आसान है इस 9 अंकों को ले लेना। अब सोचोगे कि पूरे एक एक लाइन को मैं याद कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। तो जो सबसे पहला हमारा पर्यावरण प्रदूषण का निबंध है, इसमें सबसे पहले देखो प्रस्तावना को लिखेंगे। प्रस्तावना में क्या होता है, जितने भी सारे निबंध होते हैं उसमें आप लोग को 5 से 6 हेडिंग सारे में डालना है, लेकिन मैं सब में 5-5 हेडिंग को डाल करके बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास समय की भी तो कमी होगी, बहुत ज्यादा समय तो होगा नहीं। फिर हिंदी में तो और भी ज्यादा समय नहीं बचता, क्योंकि हिंदी में आप लोग का उतना बड़ा पेपर केवल लिखना ही रहता है। 3 घंटे 15 मिनट लिखते रह जाओ शुरू से लास्ट तक, तब पर भी कितने लोग का समय नहीं हो पाता है। कोई भी निबंध लिखोगे सबसे पहले आप लोग को प्रस्तावना, उपसंहार 2 हेडिंग उसमें जरूर डालने हैं। अब उपसंहार को सेकंड पे ही मत डाल देना, सबसे पहले आप प्रस्तावना को लिखोगे। प्रस्तावना, उसके बाद आपको जो भी लिखना है उसकी परिभाषा दे देनी है। तो सेकंड पॉइंट में हम पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को देंगे। हम इन सभी के बारे में जानते हुए भी चलते हैं, तो आप लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कि सबसे पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दीदी हम क्या लिखते हैं? प्रस्तावना में देखो ये लिखते हैं कि जो हमारा हेडिंग है उसके बारे में आपको जो भी पता होगा, मतलब पर्यावरण प्रदूषण है, आपको इसके बारे में जो भी पता हो, चाहे कुछ भी पता हो, आप प्रस्तावना में उसे लिख दोगे। ध्यान देना, बहुत ज्यादा नहीं, 6-6 लाइन आप सभी में लिखना। मतलब कि ये मान लो आपकी ये जो
कॉपी का केवल एक पेज है। कॉपी ऐसे आपकी लंबी चौड़ी सी ये 2 पेज है हमारे कॉपी के, ठीक है। तो इसमें से ये जो पहला वाला पेज है इसमें आपको 2 हेडिंग्स बनाने हैं। यानी कि अगर आपने एक हेडिंग यहाँ पर बनाया तो इस वाले हेडिंग को क्या करोगे कि इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइन लिख लेना। इसके बाद इसी वाले पेज में हर एक पेज में 2 हेडिंग बननी चाहिए। फिर सेकेंड हेडिंग आप इसमें डालोगे, इसके बाद इसमें भी 1 2 3 4 5 6 लाइन इसमें लिख लेना। अगले पेज पर जाओगे, इसमें भी एक हेडिंग डालना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 लाइन इसमें लिख देना। गिन करके 6 लाइन नहीं यार, गिन करके नहीं, कम ज्यादा भी लिख सकते हो, उसमें कंटेंट उतना होना चाहिए। निबंध इतना बड़ा होता है, 9 अंक चाहिए होते हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद ऐसी वाली आप एक यहाँ पर फिर से हेडिंग डालोगे। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ये केवल अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग में मैं बता रही हूँ। बाकी तो आपको जैसा भी आता हो, लेकिन ट्राई ये करना कि एक पेज में कम से कम 2 हेडिंग तो आपके होने ही चाहिए। तो प्रस्तावना में आपको सारी चीजें नहीं लिख देनी, कुछ नॉर्मल सी बातें जो कि आपको पता होगी। पर्यावरण के बारे में मान लो थोड़ी सी बात पता है कि पर्यावरण हम किसे बोलते हैं, पर्यावरण के बारे में 4 लाइन लिख दो। मैं बता रही हूँ ना, एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ेगा ही नहीं, वो केवल हेडिंग देखेगा कि आपने हाँ उसमें 3-4 लाइन लिखा है, वो पलट करके नंबर दे करके चला जाएगा। अरे कॉपियां जांचने की इतनी ज्यादा पैसे मिलते हैं कि वो लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे तो मिल चुके उनको पैसे। और पता है ना, पैसे के पीछे तो सारे लोग जाते हैं, सोचेंगे हम ज्यादा से ज्यादा कॉपियों को चेक करें और ज्यादा से ज्यादा हमें पैसे मिल जाए। तो ऐसा होता है उन लोगों के साथ। तो प्रस्तावना में मान लो आपको पर्यावरण के बारे में कुछ पता है कि पर्यावरण जो होता है ये हमारे 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला है परि प्लस दूसरा है आवरण, यानी कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब है जो हमारे चारों तरफ होता है, आवरण का मतलब है जिससे हम घिरे हुए होते हैं। परि का मतलब है जो हमारे चारों तरफ होता है और आवरण का मतलब है जिससे हम घिरे हुए होते हैं। तो सीधी सी बात चल गई कि चारों तरफ हम जिस चीज से घिरे होते हैं वो हमारा पर्यावरण हो गया। जैसे कि मान लो आप इस घर से घिरे हो, पर्यावरण हो गया। आसमान से घिरे हो, पर्यावरण हो गया। वातावरण तो हमारा है ही, अगल बगल जितनी चीजों से घिरे हो यार सारी चीजें तो पर्यावरण है। पर्यावरण के बारे में लिखो। प्रदूषण के बारे में कुछ जानते हैं? अरे नहीं जानते हो, कितनी सारी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। गंदगी कैसे होती है? सारी चीजें एक निश्चित मात्रा में मिली हुई होती है, उनमें से आप किसी को ज्यादा कर दोगे या फिर किसी को कम कर दोगे तो वो गंदगी बन जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि सारी चीजें एक लिमिटेड मात्रा में है, मान लो कि पानी है उसमें थोड़ी सी कम पॉल्यूशन है और आपने बहुत ज्यादा डाल दी तो वो प्रदूषण ही हो गया ना। अब हम एकदम शुद्ध पानी को नहीं पीते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है, तभी तो अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो आपने पर्यावरण के बारे में बस केवल इतनी सी 3 लाइन पर्यावरण के बारे में लिखो, 3 लाइन प्रदूषण के बारे में लिखो, प्रस्तावना हमारा बनकर तैयार है। फिर पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को दो कि हम आखिर पर्यावरण प्रदूषण कहते किसे हैं। जो प्रदूषण है वो पर्यावरण में हो जाएगा, हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। नहीं पता, पानी में प्रदूषण हो गया, हवा में प्रदूषण हो गया, ध्वनि की वजह से डीजे बजा बजा करके जो डांस करते हो उससे प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण। ये सारे क्या है? सबके सब पर्यावरण प्रदूषण ही तो है। इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रदूषण के प्रकार नहीं जानते? बचपन से पढ़ाया जाता है, क्लास 6 7 8 में रहे होगे, 9 में रहे होगे, 10th में हो चाहे 11 12 में हो, जिसमें भी हो आप। मेनली तो ये वीडियो 10th और 12th के बच्चे ही देख रहे होंगे। तो आप देखो बचपन से पढ़ते आए हो, अगर क्लास 6 से भी पढ़ते आए हो तो 6 7 8 9 4 साल आपने उन चीजों को देख लिया। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार रट रट कर बताया जाता है। 3 तो मेन बताए ही जाते हैं, बाकी तो और सारे भी हैं। बता दी गया कि देखो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, रासायनिक प्रदूषण होता है। ये हो गया हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके बाद अगला है रासायनिक प्रदूषण। कितनी सारी चीजें हैं, मान लो समय नहीं है तो 3 के बारे में लिखो। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन्हीं 3 के बारे में लिख दो। पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार हैं
पानी में गंदगी नहीं जानते, पहले तो बताया नालियों में जा रहे लोगों ने कचरा फेंक दिया, ऐसे ही वो पड़ा रहा, मच्छर गंदगी हो गई, जल प्रदूषण हो गया। दिवाली में होली में जो पटाखे जलाते हो, वायुमंडल में देखते हो कितना धुआं निकलता है, जो धुआं निकल रहा है वो हमारा हो गया वायु प्रदूषण। इसके बाद जो उससे आवाजें निकलती हैं, बम करके आवाजें जो निकलती हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जमीन में जो वो गड़ जा रहे हैं उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। कोई रासायनिक पदार्थ है, केमिकल है, उन सबसे रासायनिक रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, इसे कोई लिख लिख करके याद नहीं करना। ज्यादातर लिखना चाहते हो तो हेडिंग को लिख लो, बाकी तो सब आपके दिमाग में पहले से ही है कि हमें क्या लिख देना है। इसके बाद अगला इतनी सारी चीजों के बारे में जाएंगे तो हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण कम करने के उपाय कौन कौन से हैं। अब अगर प्रदूषण के बारे में पता है कि इतने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो इसे कम करने के उपाय के बारे में भी पता होगा कि ये सारे को हम कम कैसे करेंगे। पानी में प्रदूषण हो रहा है, कैसे कम करोगे, गंदगी को मत फेंको। वायु प्रदूषण हो रहा है धुएं की वजह से, धुआं मत करो। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है पटाखों डीजे की वजह से, डीजे कम आवाज पर वो करो, चलाओ। तो यही सारी चीजें तो हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। कहीं भी यहाँ वहाँ प्लास्टिक मत फेंक दो, ऐसे जमीन में फेंक दोगे गाय आएगी वो खा लेगी, उसके अंदर जाएगा, वो भी बेचारी बीमार होकर के कितनी सारी गाय मर जाती हैं। तो कम करने के उपाय भी बहुत आसानी से बता सकते हो। कहते हैं बाजार जाते समय थैला लेकर के जाओ। इसके बाद इतनी सारी जितना बता रही हूँ ना, केवल इतना ही जा करके लिख देना। अगर मेरी ये आवाज भी आप लोग को एग्जाम में याद रही तो यकीन मानो बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे, और निबंध तो कहीं भी नहीं छूटने वाला। पांचवी लास्ट में उपसंहार की तरफ हम बढ़े तो देखो, जैसे प्रस्तावना में आपको जो थोड़ी बहुत चीजें पता थी पहले उसे लिख करके, उसके बाद इन हेडिंग को लिखते हैं। इसके बाद जो लास्ट हमारा पांचवा उपसंहार होता है, उपसंहार में हम क्या करते हैं कि इन सभी चीजों का निष्कर्ष क्या निकला यार। तो इन सभी चीजों का निष्कर्ष क्या निकला कि निष्कर्ष सीधी सी बात है कि अगर ये प्रदूषण है तो हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसके लिए उपाय अपनाने चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो कितना आसान सा निबंध, और इसी के लिए आपको बिल्कुल आसानी से 9 अंक मिल जाएंगे। कहा जाए तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। अब उतना फ्री के नहीं, थोड़ी बहुत तो आप लोग को बस नॉलेज है यार, लिख दोगे एकदम आराम से 9 अंक मिल जाएंगे। इतना नहीं कर सकते, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हमें बाकी निबंधों को भी तो देखना है। आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले निबंध की तरफ। तो पहला निबंध तो हमारा पूरा हो गया, अब हम बढ़ेंगे दूसरे वाले निबंध की तरफ। दूसरा वाला मैंने क्या बताया था, स्वच्छ भारत अभियान वाला निबंध। पहले भी बता दिया था कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी संकेत बिंदु को जब देखो दिए रहोगे, ये हमारा है संकेत बिंदु। संकेत बिंदु क्यों लिखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को सबसे पहले पता चल जाए कि इस पूरे निबंध में आपने लिखा क्या है, किस चीज के बारे में लिखा है, इसीलिए हम संकेत बिंदु को लिख देते हैं। सबसे पहले स्वच्छता के बारे में देखो। स्वच्छ मतलब स्वच्छता होती है हमारे शरीर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता, बहुत सारी स्वच्छता होती है। स्वच्छता का मतलब केवल इतना ही नहीं कि नाखूनों को काटना, नहा लेना, केवल यही स्वच्छता है, नहीं। अपने आसपास की भी स्वच्छता होती है, शरीर की स्वच्छता भी होती है, कई सारी चीजों की होती है। तो बचपन से बताया जाता है कि बेटा अच्छे से नाखून काट करके आना, अच्छे से आप ब्रश मंजन करके आना, नहा धुल करके बाल को झाड़ करके आना। ये सारी चीजें क्यों बताई जाती है, ये सारी हमारी स्वच्छता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले सभी की तरह हम प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना जैसे कि सब में लिखते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रस्तावना में आप जो भी चीजें जानते हो, जो भी अभी को मैंने आप लोग को बोला, वो सारी प्रस्तावना के अंतर्गत है, उसे आप लिख दोगे। इसके बाद सेकेंड वाला मैंने बताया था कि हम इसकी परिभाषा के बारे में लिखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की परिभाषा के बारे में लिख दो एवं उद्देश्य के बारे में।
पहले ही बता दिया था। परिभाषा क्या होगी भाई, स्वच्छता रखनी चाहिए, गंदगी को दूर करना हमारी स्वच्छता है। और भारत लिखा है अभियान, भारत का मतलब हमारा प्यारा सा देश भारत, और अभियान स्वच्छता के लिए कई सारे अभियान भी तो चलाए जाते हैं। बहुत एक सुना हुआ नाम है गांधी जी का, जिन्होंने स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। 2 अक्टूबर को मनाया भी जाता है। तो इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान यानी कि भारत में स्वच्छता के जो अभियान है उसी के बारे में आप लोग को बताना है। तो केवल यही नहीं है, स्वच्छता के बारे में जो भी पता है वो सारे लिखो। स्वच्छ भारत अभियान की परिभाषा आप लिख दो। इसके बाद उद्देश्य क्या है, आखिर ये स्वच्छता का जो अभियान चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्यों है। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको चलाया ही नहीं जाना चाहिए। अगर ये चलाया जा रहा है तो इसका कुछ तो काम होगा ही, इसीलिए तो चलाया जा रहा है। तो इसीलिए हम उद्देश्य को देखेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। सीधी सी बात है, देश को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, केवल इसीलिए तो चलाया जा रहा है। तीसरा वाला देखा जाए, स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को बताना है। इसके महत्व को बताइए, इसके चलाने के कितने सारे फायदे हैं, हम क्यों चला रहे हैं। स्वच्छता रहेगी, आप स्वस्थ रहोगे, बीमारियां नहीं होंगी, अपने काम को बहुत ही प्रोडक्टिवली और अच्छे से कर पाओगे। चौथी बात की जाए तो स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता आखिर क्यों है। स्वच्छ अभियान की जो हमारी सफलता है उसे हमें, अभियान चल रहा है तो केवल चल ही थोड़ी ना रहा है, उसे सफल भी तो बनाना पड़ेगा। तो इसकी सफलता के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता आखिर क्यों है। क्या केवल सरकार ही सारी स्वच्छता कर सकती है, क्या हमारा इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं। हमारा बहुत उत्तरदायित्व है और सामूहिक रूप से स्वच्छता करनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि कचरे को कहाँ पर फेंकना चाहिए, नीले में, हरे में, किस में कौन सा फेंकना है। सारे लोग अगर अपनी अपनी भी सफाई करें ना तो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि अपने यहाँ के कचड़े को ऐसे सब साफ करके सड़क पर फेंक दिया, वो कहीं और नहीं जाता, कल वो उड़ करके हवा आएगी वापस वो हमारे घर में ही आएगा। फिर भी लोग उसे ऐसे ही बटोर करके आगे कर देंगे कि चलो ठीक है हमारे घर से तो निकल गया। अरे वो निकला नहीं है, कल हवा आएगी वो वापस ही आ जाएगा, आपके में नहीं तो बगल वाले में जाएगा, वो भी परेशान, आप भी परेशान। इससे अच्छा ये है कि उसे कलेक्ट करके उठा लो, गड्ढा खन करके उसमें डाल करके गड्ढे को बांट दो। इसके बाद अगला 5वां वाला है उपसंहार के बारे में लिखना। स्वच्छता के बारे में अगर आपको पता चल गया हो तो इसके उपसंहार के बारे में लिखो। निष्कर्ष क्या निकला इसका, जैसे इंग्लिश में हम कंक्लूजन लिखते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन, वैसे ही इसका उपसंहार क्या है। उपसंहार में यही निकलता है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए। अगर सरकार इसको चला रही है स्वच्छ भारत अभियान को तो हमारा भी उसमें बहुत अच्छा योगदान होना चाहिए। स्वच्छता के मैंने इसमें प्रकार के बारे में एक्चुअली मैं भूल गई हूँ। ठीक है, 5 पॉइंट में आप लिख सकते हो। अगर प्रकार भी लिखना चाहो तो आप इसमें कोई प्रकार भी लिख सकते हो। तो स्वच्छता के बारे में भी इतना ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं मैं वेस्ट करूंगी आप लोग का, लूंगी नहीं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम की बहुत कमी है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम अगले की तरफ बढ़े। 2 निबंध तो हमारे पूरे हो चुके, अब हम बढ़ेंगे तीसरे वाले निबंध की तरफ। तीसरा वाला कौन था, तीसरा वाला है हमारा वन संरक्षण पर निबंध। वन संरक्षण या फिर वन को आप इसे ना आसानी से समझना चाहो तो आप लोग इसे पौधों के बारे में भी समझ सकते हो, पौधे के बारे में समझ सकते हो, पेड़ के बारे में समझ सकते हो। अगर अंग्रेजी में जानना चाहो तो प्लांट के माध्यम से समझ सकते हो, ट्रीज के माध्यम से समझ सकते हो। अब इतने सारे नाम मैंने बता दिए तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। वन संरक्षण के बारे में बात की जाए तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, वो भी किसको, वन का मतलब है पेड़ों को। वन किसे कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ एक साथ रहते हैं वही तो हमारा वन कहलाता है। डिफिनेशन जानना चाहो पढ़ लेना थोड़ी बहुत चीजों को। सारे निबंधों की तरह हम इसमें भी संकेत बिंदु लिखेंगे, वो सारे में लिखते भी हैं और जैसा कि सभी में लिखते हैं इसमें भी हम सबसे पहले प्रस्तावना को लिखेंगे। प्रस्तावना का
मतलब वनों के बारे में नहीं पता क्या? बिल्कुल अच्छे से आप लोग को पता होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी कम होगी तो उसे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड वाला है वनों का महत्व एवं परिभाषा के ऊपर जाओ। एक्चुअली परिभाषा को आप लोग यहाँ पर लिखिएगा और महत्व को यहाँ पर लिखिएगा, यानी कि वनों की परिभाषा उसके बाद वनों के महत्व पर लिखेगा। ये मुझसे जल्दी जल्दी लिखा गया है, आप लोग भी चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर और बेहतर बनाने की बात की जाए तो वनों के सबसे पहले परिभाषा पर लिखना, उसके बाद इसके महत्व पर लिख लेना। चाहो तो इसी को एक और हेडिंग बना सकते हो, वनों की परिभाषा दूसरी हेडिंग और वनों का महत्व तीसरी हेडिंग बन जाएगी। अगर समय रहेगा सब कुछ लिखने के बाद निबंध सबसे लास्ट में लिखना, समय रहेगा तो एक और पॉइंट बना लेना। वनों की परिभाषा मैंने बता ही दी है। पेड़ पौधों के बारे में नहीं जानते? अरे जानते हो, ढेर सारे पेड़ पौधे जब हमारे मिल जाएंगे एक ही साथ एक ही जगह पर रहेंगे उसे हम वन कहते हैं। वनों का महत्व क्या है? जितने भी महत्व के बारे में पता हो, छोड़ो यार वनों के बारे में नहीं पता, वनों के बारे में मान लो आपको नहीं पता, सिंपल सी बात करते हैं, पेड़ के बारे में तो पता होगा, ट्री के बारे में तो पता होगा। पेड़ के बारे में नहीं पता तो क्या ही पढ़ाई कर रहे हो, पेड़ों के बारे में तो पता ही होगा। पेड़ के महत्व के बारे में लिखो, क्यों लाभदायक है पेड़ के बारे में। पेड़ देखो हमें ऑक्सीजन देता है तभी तो जीवित रह पाते हैं, वरना आप जैसे कि आप सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, ठीक है। तो पेड़ हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। ऑक्सीजन को हम प्राण वायु भी कहते हैं। इसके बाद पेड़ हमें खाने के लिए फल फ्रूट भी तो देते हैं, फल भी देते हैं। साग सब्जियां भी तो हमें मिल ही जाती है खाने के लिए। कहीं धूप में जा रहे हो, बहुत ज्यादा थक गए हो, छांव की जरूरत है, किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाओ, छाया भी प्रदान करते हैं ये हम लोगों को। तो बहुत सारे लाभ है पेड़ों के। कई सारे जगहों पर देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। लकड़ियों के घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं, तो लकड़ियों का घर भी बनाया जाता है। तो पेड़ हमारे लिए वहां से भी लाभदायक हो गए। और जैसे मान लो आपके पास कोई नोट्स है, मान लो हमारे पास भी यहाँ पे ये कोई कॉपी रखी पड़ी है, ठीक है, ये मान लो नोट्स है, आप लोग भी इस पर लिखते पढ़ते ही होगे, स्टूडेंट हो कॉपियों पर लिखते पढ़ते होगे। ये मान लो हमारी कॉपी है, किताब भी आप लोग के पास में होगा। तो ये जो इसका पेज देख रही हो ये बना कैसे है? ये जो एक पेज है जानते हो कैसे बना है? पेड़ों से ही बना है। सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा लेकिन जान जाओ, अगर आपको पढ़ाई लिखाई करनी है ऐसी कॉपी पे चाहिए तो ये भी हमारे पेड़ों से ही बन करके आते हैं। तो पेड़ इसमें भी लाभदायक हो गए। तो कितने सारे पेड़ों के लाभ हो गए। पेड़ों के महत्व के बारे में लिख देना। इसके बाद तीसरी बात की जाए तो वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? कौन सा वन संरक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? पहले ही बता दिया था कितने सारे हमें इससे लाभ है, उन्हीं लाभों के बारे में लिख दो। चौथा वाला वन संरक्षण के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डालना। क्या कोई एक ही व्यक्ति आकर के वनों का संरक्षण कर लेगा? तो ऐसा नहीं होगा। वन के संरक्षण करना हो चाहे किसी भी चीज का संरक्षण करना हो, हमें कम से कम व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को अपने समझना चाहिए ताकि हम इसे सफल बना सके। और अंत में सारे निबंध की तरह हम इसमें भी उपसंहार को लिखेंगे कि उपसंहार पे लिख दो कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमें इतने लाभ है तो हमें इसे लगाना चाहिए। एक पेड़ यदि कट जाए तो 11 पेड़ लगाओ तुम, आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ तुम। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास तो मैं फटाफट से बता रही हूँ आप लोग को। आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बढ़ते हैं चौथे वाले निबंध की तरफ। 3 निबंध हमारे पूरे हो गए, आखिरी के 2 निबंध हमारे अभी भी बचे हैं, जिसमें से कि चौथा वाला क्या है? महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध। महिला सशक्तिकरण का मतलब जानते हो? महिला सशक्तिकरण का मतलब ये है कि महिलाओं को लड़कियों के आगे लेकर जाना। इसके अलावा आप लोग को इस पर भी लिखने के लिए दे सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी, बेटी बचाओ और इसके बाद इसी में दे देगा बेटी पढ़ाओ।
बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी दे सकता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी दे सकता है। सारी चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। सारे की तरह हम संकेत बिंदु इसमें भी लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में लिखो, महिलाओं के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में। मेन इसमें सशक्तिकरण के बारे में हमारा पॉइंट है, तो मेन आप लोग को सशक्तिकरण पर ध्यान देना है। सशक्तिकरण में प्रस्तावना क्या लिखोगे कि महिलाएं, कोई भी देश केवल पुरुषों से नहीं चल सकता। इसे चलने के लिए, जैसे एक साइकिल को चलने के लिए आगे और पीछे वाली दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, उसे ही हमारे देश को चलने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के कदम से कदम मिला करके साथ में चलने की आवश्यकता है। केवल इतना भी पॉइंट लिख दोगे 4 लाइन तो आराम से भर जाएंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ो, महिला सशक्तिकरण का महत्व एवं परिभाषा। इसमें भी वही सारा पॉइंट लगा है। पहले आप लोग परिभाषा को लिखो, इसके बाद महिलाओं को लिखना। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? महिलाओं को समानता का अधिकार देना, बराबरी का अधिकार देना और सारे क्षेत्रों में आगे लेकर के जाना। इसके बाद इसके महत्व के बारे में लिखोगे, महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व है। अगर महिलाएं भी शिक्षित होंगी तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और ये बहुत ज्यादा हमारा पिछला वाला पॉइंट नहीं है, ये क्या है हमारा कि ऐसे नॉर्मली, वैसे तो अब सारी लड़कियां सारी गांव विलेज एरिया को छोड़ करके बाकी हमारे बहुत सारे जगहों पर सारी लड़कियां पढ़ी और कहाँ कहाँ पर नहीं जा रही। जितने भी लोगों के बारे में पता है सभी के बारे में लिखो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखो, जो भी पता है। सावित्रीबाई फुले के बारे में लिखो, कितना अच्छा महिलाओं के ऊपर उन्होंने कितना काम किया था। भीमराव अंबेडकर के ऊपर लिख दो, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। ज्योतिबा राव फुले के ऊपर लिखो, जो पता है सब कुछ लिख दो यार, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। थोड़ी बहुत चीजें 1-2 लाइन पढ़ी जाएंगी, नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। तीसरी बात की जाए तो महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सीधा सा यही मतलब है कि महिलाओं को आगे लेकर के जाना। इसके बाद चौथा है कि महिला की स्थिति में सुधार की आवश्यकता। महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है? आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो केवल उसका एक घर ही आगे बढ़ता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ेगी तो वो 2 घरों को आगे लेकर के जाएगी। एक तो उसे जहाँ पे वो खुद रहती है और सेकंड वाला जहाँ पर वो जाएगी, यानी कि 2 घरों का विकास होगा। और केवल घरों का ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाएगी और बहुत आगे लेकर के जाएगी। और देखा ही होगा महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती कैसे दिन भर झगड़ा करती रहती हैं, बोलने का तरीका सही नहीं रहता। हमारी देश की स्थिति कैसे सही होगी जब लोग ही अच्छे नहीं होंगे। और ज्यादातर महिलाएं ही आदमियों को बिगाड़ देती हैं, आए दिन सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। हालांकि उन सभी चीजों को ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, ज्यादातर लोग उसे ही देख करके खराब हो जाते हैं। महिलाएं खाली दिन में करेंगी क्या, वही सारी चीजें देख करके और ज्यादा बिगड़ जाती है। पढ़ी लिखी नहीं होती, दिमाग नहीं होता। बस यही सब कारण है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद 5वां वाला है उपसंहार। तो इन सभी चीजों से हमारा निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि महिलाएं भी हमारे देश के लिए उतनी ज्यादा जरूरी ही है जितना कि पुरुष है। और महिलाओं का शिक्षित होना, महिलाओं को क्षेत्रों में आगे लेकर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चौथा भी निबंध मैंने जल्दी जल्दी से पूरा करवा दिया। हम 5वें और अपने आखिरी निबंध की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें निबंध की तरफ। सबसे आखिरी 5वें निबंध की तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि है हमारा स्वास्थ्य पर निबंध। स्वास्थ्य, इसी को आप लोग को शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निबंध लिख कर के आ सकता है। बोल देगा कि शारीरिक स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसी को करके दे सकता है। मिला जुला करके स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मतलब बहुत अच्छे से समझते होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ। संकेत बिंदु इसमें क्या होगी? हमारी प्रस्तावना। स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी पता हो उसे अच्छे से लिख दीजिए।
स्वास्थ्य हेल्थ क्या नहीं पता? वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। तो स्वास्थ्य यानी कि शरीर को अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या था कि मेरा भी एग्जाम था जैसे आप लोग का है, और मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं बीमार पड़ गई, उसकी वजह से 10 से 15 दिन मेरे वेस्ट हो गए थे। तो क्या करना है कि अपने हेल्थ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वरना आप बीमार हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य का महत्व एवं परिभाषा पर लिखो। अगर शरीर के सारे अंग सब कुछ सही से काम कर रहा है तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो, लेकिन अगर किसी में भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो हमारी अस्वास्थ्य की स्थिति आ जाती है। तो आप स्वास्थ्य की परिभाषा दे दोगे, महत्व लिखोगे कि स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहुत ज्यादा महत्व है। 2 व्यक्तियों को ले लो, एक तो जो सुबह उठ करके रनिंग करता हो और दूसरा जो कुछ नहीं करता। तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके रनिंग करता है वो बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। और वही वो वाला व्यक्ति जो कुछ नहीं करता, स्वास्थ्य रनिंग कुछ नहीं करता, वो कैसे अच्छा होगा? वो होगा ही नहीं अच्छा। बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो काम भी नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य के आप लोग को महत्व और परिभाषा के बारे में लिख देना है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि केवल शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर जानना, इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आता है, मानसिक स्वास्थ्य भी आता है और भावनात्मक स्वास्थ्य भी आता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मतलब कि शरीर उसका बहुत अच्छा खासा है, मतलब हेल्दी है काफी ज्यादा, बट मानसिक रूप से सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, चिंता हो रही है, तो देखते देखते क्या होगा कि उसका शरीर बिगड़ने लगेगा। हम उस व्यक्ति को स्वस्थ नहीं बोल सकते। आपने सुना भी होगा कि मानसिक रूप से भी बीमार लोग पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ भावनात्मक रूप से भी स्वास्थ्य होता है। किसी की भावना को कोई ठेस पहुंच गई, वो कैसे स्वस्थ रह पाएगा? अगर सब कुछ ये सारी चीजें नॉर्मल है तभी जाकर के एक व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। चौथा बात की जाए, चौथे पॉइंट की, तो स्वास्थ्य सुधार के उपाय कौन कौन से हैं? अगर स्वास्थ्य इन तीनों प्रकार के होते हैं, इतने सारे पहलू हैं, तो स्वास्थ्य में सुधार लाने के हमारे उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो शारीरिक उपाय की बात की जाए, उपाय में लो तो शारीरिक स्वास्थ्य के उपाय की बात करो तो इसमें आप लोग को व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम के अंतर्गत भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप दौड़ सकते हो, ठीक है, दौड़ सकते हो, कूद सकते हो, आप खेल सकते हो, कोई भी खेल सकते हो, बाहरी गेम, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, कोई भी खेल सकते हो। इसके बाद आप रस्सी कूद सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। सुबह के लिए व्यायाम करने जा सकते हो। उपाय में यही सारी चीजें। मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तो चिंता से मुक्त रहो, चिंता से आप मुक्त रहोगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहोगे। और इसके बाद टेंशन को नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें भावनात्मक में बात की जाए तो किसी बात को बहुत ज्यादा देर तक नहीं सोचना है, इससे भी आप स्वस्थ रहोगे, वरना तो लोग मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इतने सारी चीजें जो भी आपको उस टाइम समझ में आएगा आप वो सारी चीजों को लिख देना। अंत में 5वें पॉइंट की बात की जाए जो कि है हमारा उपसंहार, तो इन सारी चीजों का क्या महत्व निकला? इन सारी चीजों का महत्व यही निकला, कंक्लूजन यही निकला, निष्कर्ष यही निकला कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीजें कैसे होती हैं? ये चीजें इसी कारण से तो हो जाती हैं। तो अगर आप बीमारियों से दूर रहोगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, सब कुछ सही रहेगा। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो और मेरे 5 निबंध। आई होप कि आप सभी लोग को सब कुछ समझ में आ गया, A to Z सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी सारी मेहनत आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और ये निबंध केवल मैं ऐसे ही नहीं लेकर के आई हूँ, ये सारे को मैं बहुत रिसर्च के बाद, कई सारे पेपर को लेने के बाद लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करोगे कोई अच्छी सी वीडियोस, वो लोग भी आप लोग को शेयर कर देंगे। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।